नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल। आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, परिवार के साथ वक्त बिताने का दिन, फुर्सत के कुछ लम्हे मिलते हैं जो जिंदगी की आपाधापी में। लेकिन आज इन फुर्सत के लम्हों में मैं विघ्न डालने वाला हूं। मैं शुरुआत में ही बता रहा हूं, मैं कोई गमले की राजनीति के बारे में 1 घंटे चर्चा नहीं करने वाला हूं कि जी उम्मीदवारी की बात हो रही थी और दनादन हो गई। 1 घंटे बढ़िया विजुअल्स अच्छे होते हैं तो वो दिखाने के लिए 1 घंटे चर्चा भी हो जाती है। या करौली या गोंडा की बात मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं हाथ हिला हिलाकर ऊपर नीचे एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह आपको कोई फर्जी फेक कंस्पिरेसी थियरीज से 1 घंटा जाया नहीं करने वाला हूं। मैं दरअसल आपके, अपने, हम सबके बच्चों की, देश के भविष्य की बात करने वाला हूं। और खास बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। आप में से बहुतेरे चाहते होंगे कि मेरा बच्चा दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करे। अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 महीने के विलंब के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। और प्रक्रिया शुरू हुई, बच्चे उत्साहित होते हैं, छात्र उत्साहित होते हैं। अब स्कूल से निकलेंगे, विल बिकम अ मैन। अब स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ आई है। और कट ऑफ क्या आई? लेडी श्री राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस 100% कट ऑफ। 100% 4 सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ 4 में आपके हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 नहीं है तो आप इन 3 स्ट्रीम्स में वहां दाखिला ही नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट कट ऑफ के लिए नहीं आ पाएंगे। अभी दूसरी कट ऑफ भी आएगी, पर अच्छे कॉलेजों में अमूमन दूसरी कट ऑफ आती ही नहीं है। वो लेडी श्री राम हो, सेंट स्टीफंस हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, हिंदू कॉलेज हो, किरोड़ीमल हो, हंसराज हो, वहां अमूमन सेकंड लिस्ट आती नहीं है। अब 100 में से 100, और सिलसिला यही नहीं थमता है। यह सिर्फ लेडी श्री राम की बात नहीं है। राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हिंदू में 99.5, 99.5, किरोड़ीमल में 99, दौलत राम में भी 97, मिरांडा हाउस में 97, बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिंदू कॉलेज 99.25, 99.25%, एसआरसीसी 99, मिरांडा 98.75, हंसराज 98.75, किरोड़ीमल 98.5। 3,53,000 से ज्यादा छात्रों ने यहां आवेदन किया है। 70,000 सीटें हैं। और आलम यह हो गया है कि मतलब 97, 98, 99 और 100 के 100 आपके 95 आए, 94 आए, 93 आए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद एडमिशन ना मिल पाए। मिलेगा भी तो जो आप स्ट्रीम चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, शायद वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। यह आलम है। बच्चों के मन पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजर रही होगी, मां बाप कितने परेशान होंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। सब खामोश बैठ जाते हैं। और अपने आप में यह एक सर्टिफिकेट भी होता है, यह स्टेटस सिंबल भी बन गया है। घर बार में, पड़ोस में बातचीत होती है, आपके बेटे का एडमिशन कहां हुआ? अरे मेरे वाले का तो उस कॉलेज में हो गया है। अच्छा, आपका नहीं हुआ? यह ताने भी चलते रहते हैं। वो सुपीरियॉरिटी भी दिखाने की कोशिश की जाती है। और कुछ साल पहले तक शिक्षा को लेकर, मार्क्स को लेकर क्या आलम था, मुझे ध्यान है। मैं बोर्डिंग में था, छुट्टियों में मैं गांव जाता था, अपनी दादी से मिलता, उनके पैर छूता, और वो सबसे पहले ये पूछती, बेटा पास हो गया? और मुझे बड़ी हंसी आती थी और मुझे बड़ा खुश होता था। मैं दादी से मिलने के लिए इंतजार करता था उस पल का, कि पापा तो पूछ लेते थे कि कितने नंबर आए, क्लास में कौन से नंबर पर आए। नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं बनी, ये अच्छा नहीं हुआ, 80% तो होने चाहिए, 82 तो होने चाहिए, वहां तक बात हुआ करती थी। दादी कहती पास हो गया? हाँ जी, हाँ दादी पास हो गया। ला बेटा तने पुचकार दूं।
ला बेटा तेने पुचकार दूं, तू बहुत बढ़िया करेगा जिंदगी में। ये था। मैं कॉलेज में आया, SRCC देश के सबसे अच्छे कॉलेजों में एक है, 84% पर एडमिशन हो गया था। वक्त बदला, वक्त का पहिया घूमने लगा, 90 का दशक आया, 90 के दशक के अंत में 90% तक चला गया। 21वीं सदी आई, 92, 93, 95, 98, अब 100। बच्चा करे तो क्या करे, 100 आउट ऑफ 100 नहीं है 4 सब्जेक्ट्स में आपके, तो क्या आप भोंदू हो गए? हमारा सिस्टम क्या बता रहा है? और यहां पर एक आंकड़ा, ये संडे का दिन है, फिर भी ये बताना जरूरी है आपको, हम सबको, बतौर समाज और सरकारों को ये सोचना होगा। सरकारों की भी बात मैं करने वाला हूं। 2014 में कितने छात्रों ने इस देश में आत्महत्या की थी? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, 8068। 2015 में ये बढ़कर 8934 हो गया। 2016 में 9474, 2017 में 9505 और 2018 में 10,000 का आंकड़ा भी पार कर गया, 10,159। हमारे ही बच्चे, देश का भविष्य, आत्महत्या कर ली। इतना दबाव, इतना प्रेशर, पीयर प्रेशर। मेरा दोस्त तो वहां चला गया, मैं कहां रह गया? मां बाप का दबाव, पड़ोसियों का दबाव, रिलेटिव्स का दबाव। 10,000 से ज्यादा बच्चे, 2018 तक का आंकड़ा है, अभी 19 के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नए कॉलेज नहीं खुल रहे, जो कॉलेज मौजूद हैं वहां सीटें नहीं बढ़ रही हैं, अंडर सप्लाई है। एजुकेशन को लेकर बड़ी बड़ी हम बातें करेंगे, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, हम दुनिया का दिमाग हैं, हम ही चलाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम ले दिए जाते हैं, गूगल में हम, माइक्रोसॉफ्ट में हम, पेप्सी में हम। पर क्या हमने अपना बजट बढ़ाने पर कभी कोई जोर डाला है? कभी कोई आंदोलन हुआ है? कभी घंटों इस बात पर, महीनों इस बात पर चर्चा हुई है? नहीं। चर्चा हो जाएगी ऐसे मुद्दों पर जिनका ना आपको, ना मुझको, ना हमको, ना समाज को कोई लेना देना है लॉन्ग रन में। क्या 5%, 6% कर दी हमने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5%? क्या हम एजुकेशन पर, शिक्षा पर लगाने को तैयार हैं? कभी यह चुनावी मुद्दा बनेगा? कभी आपके ड्राइंग रूम की चर्चा का विषय बनेगा क्या? इसलिए मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा स्पॉइल करने के मूड में हूं आपकी संडे इवनिंग। सवाल क्या है ऐसे में? आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% कट ऑफ। अब आगे क्या? 100 से आगे कहां जाएंगे? अब सभी को 100 में से 100 लाने पड़ेंगे। और क्या बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है? और समाज भी बना रहा है, माता पिता, पड़ोसी, रिलेटिव्स, और क्या सरकारें भी बना रही हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, छात्र नेता रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के हालचाल को भली भांति जानते हैं, रोहित चहल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की। मेरे साथ प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं, डीन रह चुके हैं एडमिशन ब्रांच एंड प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया हैं, शिक्षाविद हैं। साची सागर हैं, छात्र हैं, इनके मन पर क्या बीत रही है इनसे भी मैं पूछने वाला हूं। और अपराजिता गौतम प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के। और साची बात क्योंकि मैं आप लोगों की कर रहा हूं, छात्रों की, अपने बच्चों की कर रहा हूं। आपके कितने नंबर आए बेटा? सर मेरी 88.2% आए, अराउंड 90%। अराउंड 90%। Yes, तो sir. यहाँ पे तो ये जो कट ऑफ आ रही है, आपका तो दिल बैठ गया होगा, एडमिशन मिलना तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा लग रहा है अब। यस सर, एडमिशन का तो एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं, क्योंकि डीयू के कट ऑफ भी बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं अच्छे कॉलेजेस के। अगर फर्स्ट कट ऑफ ही 100% आ रहा है हमारा, तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? और सर अभी देखते हैं और कितने अभी कट ऑफ निकलते हैं, नहीं तो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना हमारा सपना ही रह जाएगा।
मेरा और मेरे मतलब कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जरूरी नहीं कि सब सारे बच्चों के 90% आए, कुछ आने भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छे नंबर लेकर आई हैं आप, पर दबाव भी बनता है, जो मैंने शुरू में कहा, पीयर प्रेशर होता है, आपके कुलीग्स होंगे, आपके स्कूलमेट्स होंगे, बता रहे होंगे, मेरा तो हो गया देख साची, वहां एडमिशन हो गया, माँ बाप भी कहते होंगे, ये रिश्तेदार भी आग लगाने में बड़े माहिर होते हैं रिश्तेदार, अरे साची के इतने ही आए क्या? गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी में यही होता है। मतलब 100 में से 100 आपके 88 और सर हम और नेक्स्ट कट ऑफ जो निकलती है उसमें भी अगर 99.5 है तो जिस बच्चों के 99.3 होगा उनका एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि इनको 0.2 का भी इनको मार्जिन रखना होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी अपने आप में एक मिथ है सांची। मैं जानता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दबाव में बिल्कुल मत आना, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, एक दो कॉलेज में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फ्यूचर पर। आप लगे रहिएगा, किसी के दबाव में मत आइएगा, किसी के दबाव में बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन सर खुद के मन से भी होता है कि नहीं, हमें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन अगर हमारा उसमें एडमिशन नहीं होता फिर उसके बाद पीयर प्रेशर जैसा आप कहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, अच्छा हमारा तो डीयू में एडमिशन हो गया, तुम्हारा नहीं हो पाया, थोड़ा और मेहनत करती। हाँ, जले पर मिर्च छिड़कने वाले ना बेटा, और मेहनत करती। यस सर। हाँ यस सर। खुद जिंदगी में 60% नहीं आए होंगे उन रिश्तेदारों के, और वो आपके 90% पे सवाल उठाने लगेंगे। यस सर। ऐसा मत कीजिएगा, मैं सबसे ये बात कह रहा हूं, ये हमारे सबके बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन रोहित, आप भी यूनिवर्सिटी गए हैं, एबीवीपी की पॉलिटिक्स भी की है, मतलब अब 100% कट ऑफ आ रही है, इससे आगे क्या? जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब 100 से आगे भी कुछ और बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। और जो छोटी बहन मैं अभी यहाँ पर बैठी थी, जो उसकी बात है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी वो एक लंबे समय से आप देखें तो पिछले काफी सालों से अगर आप देखें तो 4 साल पहले भी 100% कट ऑफ आई थी। नहीं, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जिस तरीके से दो कॉलेजेस में आई थी, वो कंप्यूटर साइंस के लिए थी, ये अलग आंकड़ा है रोहित, वो 2015 की बात कर रहे हैं आप। मैं संदीप जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आपकी बिल्कुल संदीप जी, मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस तरीके से जो बोर्ड्स हैं, सिर्फ एक सीबीएसई बोर्ड नहीं है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, बिहार है, मध्य, अलग अलग जो भी बोर्ड्स हैं, जिस हिसाब से वहां पे रिजल्ट्स का जो एक रिजल्ट जिस हिसाब से दिए जा रहे हैं, अभी पिछले मैं सुन भी रहा था, तो पहले जो रिजल्ट्स आते थे, परसेंटेज आती थी, वो इतनी नहीं आती थी। कई कॉलेजेस क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ आती है तो उसमें ज्यादातर मुझे लगता है 10% बच्चों के ही एडमिशन होते हैं, उसके अलावा 90% स्टूडेंट्स के जो एडमिशन पिछली जो 4 कट ऑफ और आएंगी उसमें रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो इस छोटी बहन का जो दर्द है, वो सच्चाई है, और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, अगर आप देखें मोदी सरकार के द्वारा, वो 34 साल बाद लाई गई है। उसमें सबसे बड़ी बात यही रखी गई है, जो ध्यान में रख के की गई है, जो आपने भी बात कही, क्योंकि कोई बच्चा स्टूडेंट जो था, जो फाउंडेशन जो उसकी होती थी, उससे ध्यान में रखते हुए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जो बोझ उसके ऊपर कम पड़ता रहे, और जो आपने कहा स्पेशलाइजेशन, किसी ने अगर आर्ट्स पढ़ी है या वो साइंस में जाना चाहे तो वो जा सकता है। पहले क्या होता था, उसके नंबर डिडक्ट कर दिए जाते थे 5%, अब वो भी नहीं डिडक्ट होंगे, उसके पास ऑप्शंस रहेंगे। एजुकेशन पॉलिसी में जो ये नंबर की फैसिनेशन है ना रोहित, एक मिनट रुकिएगा रोहित, एक मिनट। बहुत सारे उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, उसमें जो ये नंबर्स की फैसिनेशन है ना, हम बतौर समाज हम फैसिनेटेड हैं, बताने में बड़ा मजा आता है, मेरे बेटे के 100% आए, अरे मेरी बिटिया के 99% आए। वैसे मैंने गलत उदाहरण दे दिया, लड़कियां हमेशा बाजी मार जाती हैं, मेरी बिटिया के 100% आए, मेरे बेटे के 99% आई। ये नंबर की फैसिनेशन ये भी हो गई है सोसाइटी में। लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, अलका रही हैं, मुझे ये बताइए, नए कॉलेज कितने बने पिछले 15-20 साल में? कॉलेज उतने, सीट उतनी, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कोई बात करेगा? मैं उसी बात पे आपकी बात जी
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मुझे लगता है कि अलका जी बैठी, हमारी सीनियर है अलका जी भी, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ में अध्यक्ष रही हैं वो भी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जब शायद अलका जी पढ़ी होंगी और शायद मैं जब यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया तब से अब तक शायद एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। और हम कहते रहे लंबे समय तक, क्योंकि मैं इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर यह है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और आम आदमी पार्टी की। जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे 7 साल हो गए, उन्होंने कहा था 22 नए कॉलेज खोलेंगे। देखिए, कॉलेज नहीं खोल सकते, नहीं खोले गए, जमीन भी इनके पास है, पैसा भी है, वो भी नहीं खुले, तो कम से कम मॉर्निंग कॉलेज को इवनिंग बना सकते थे और जिस तरीके से स्टूडेंट्स की सीट बढ़ जाती, तो ये परसेंटेज जो जा रही है शायद ये उतनी नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का मैं सवाल पूछूंगा, केंद्र सरकार भी अपने गिरेबान में झांकेगी, नेशनल एजुकेशन, केंद्र सरकार अपने गिरेबान में झांकेगी। मुझे ये बताइए, 6 साल से आपकी सरकार है, जो हमारी जीडीपी है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पर दिया जाता है? रोहित चहल, क्या वो 5%, 6% किया गया? आपने बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर जिस तरीके से अगर आप देखें, उसमें सारी चीजों का ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक तो जो ड्रॉप आउट होता था, वो ड्रॉप आउट किस तरीके से कम हो, स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं होंगे, आप बात घुमाते रहिए, कॉलेज नहीं होंगे तो एडमिशन में दिक्कत आएगी, कट ऑफ बढ़ती चली जाएगी। मैं घुमा नहीं रहा, देखिए बिल्कुल आएगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो फंड दिया जा रहा है, चाहे वो रिसर्च पे भी फंड दिया जा रहा है, और यही यूजीसी तो फंड दे रही है, मैंने कहा, लेकिन उसको लगाना किसको है? स्टेट गवर्नमेंट्स को। जमीन भी है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट गवर्नमेंट को खड़ा करना पड़ेगा। संदीप जी, वही बात आ गई ना। और एक और जिम्मेदारी का जो खेल है ना, ये संघीय ढांचे के खेल में दिल्ली गवर्नमेंट फंसे रह जाएंगे। एक मिनट, अलका लांबा स्क्रीन पर, लेकिन अलका लांबा, रोहित ने दिल्ली सरकार, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, देश के हर कोने से बच्चे यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं। आप डूसू की प्रेसिडेंट भी रही है, मुझे ध्यान है, मैं एसआरसीसी में पढ़ा, एसआरसीसी में जितनी सीट्स उस वक्त थी जब मैं था, आज भी 30 साल बाद भी उतनी सीट्स हैं। नए कॉलेजेस बने हैं क्या? सीट उतनी ही रहेंगी, बच्चों के एडमिशन की तादाद बढ़ने लगेगी तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ना, जैसे आधे से 2% इस बार चली गई। सुधीर जी, सारी समस्या का हल आपने बता दिया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सीट जिस तादाद स्पीड में बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, इसलिए कमी हमारे छात्रों में नहीं है, कमी सरकार के प्रयासों में रही हो सकती है। जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, हमारा जेएनयू यूनिवर्सिटीज हो, इंद्रप्रस्थ हो, ये सब विश्वविद्यालय कांग्रेस के समय खुले। 60 जो कॉलेज हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में खुले। पिछले 7 साल में एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दे बीजेपी का प्रवक्ता, मैं उन्हें धन्यवाद कह दूंगी। अब आपकी जो चिंता है संदीप जी, सबसे बड़ा मां हूं मैंने खुद 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी केमिस्ट्री दयाल सिंह में अप्लाई किया, मेरा एडमिशन 75% पे हो गया। आज 70-75% एक सपना है। 23 साल के बाद सपना नहीं, गाली है कि 75% कोई बच्चा लेकर आया है अलका, तो कहेंगे भोंदू है। ये हमारे समाज की कड़वी हकीकत है। ये कमी उसमें नहीं, आपने अच्छा हुआ हमारे छात्रों को भी आप बार बार कह रहे हैं कमी आप में नहीं, आप भोंदू नहीं है। ये सरकार तो कॉलेज बनाने थे, उन्होंने नहीं बनाया। मेरे बेटे के 96% आता है, तीसरी कट ऑफ तक वेट करता है, तब आता है। उसको मैं काउंसलिंग लगातार देती रहती हूँ। अपने दिमाग पे दबाव मत बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कितने छात्रों ने 12वीं के एग्जाम दिए, 12 लाख। ध्यान से सुनिएगा, 12 लाख छात्रों ने दिए। डीयू में अप्लाई कितनों ने किया है? 3.5 लाख ने। बाकी लगभग 8.5-9 लाख बच्चे कहाँ हैं? ये कहाँ गया हमारा भविष्य, कहाँ खो गया? क्योंकि उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया, पर 12वीं पास की, 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कम से कम डीयू में उन्होंने अप्लाई नहीं किया। वो 9 लाख बच्चों की देश को चिंता सरकार को होनी चाहिए। दूसरी बात, जो 3.5 लाख ने अप्लाई किया है, आपको पता है 61 कॉलेज है और सीटें 70,000 है, उसमें भी 2,70,000 बच्चे को एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटें ही आपके पास इतनी है। मैं अभी जो है करोड़ीमल कॉलेज के में बात कर रही थी, उन्होंने कहा अलका हमने 96% फर्स्ट कट ऑफ निकाला, फर्स्ट कट ऑफ 96 में 57 सीटें थी, पर बच्चे आ गए 250। किसी को मना नहीं कर पाए, क्योंकि कट ऑफ जो थी उसके मुताबिक किसी को मना नहीं कर सकते थे, लेकिन सीटें 57 थी, 250 को लेना पड़ा। क्लास में बैठाने की व्यवस्था नहीं, टीचर भी वही के वही है। उसके बाद मेरी बात हुई हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज की मैडम ने बताया पॉलिटिकल साइंस में अलका 99% फर्स्ट कट ऑफ में
पूरा हो गया और 99% के बावजूद भी दुगने बच्चे, डबल अमाउंट में बच्चे हिंदू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में आए। अब ये जो रोहित जो बीजेपी के कह रहे हैं कि सरकार ने जमीन दे दी, कॉलेज बनाना चाहिए था, मॉर्निंग को इवनिंग कर देना चाहिए, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। अलका, दिल पर हाथ रखकर बताइए, शिक्षा, हमारे बच्चों का भविष्य प्रायोरिटी है क्या? मैं आपसे राजनीतिक दलों की, मैं तो मीडिया खुद को कह रहा हूं, मैं अपने गिरबान में झांकने को तैयार हूं। हम इस बारे में बात ही नहीं करते। आपने जो 10,000 बच्चों ने सुसाइड किया, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे करेंगे? आपने कहा हमें चिंता है कि 2020 का आंकड़ा आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, वो 10,000 पार करेगा नहीं। इसलिए बच्चे आपका प्रोग्राम देखें और मैं कह रही हूँ बिल्कुल चिंता नहीं करें। ये मार्क्स का जो है, आपने कहा बहुत से लोग अपने बच्चों के, मेरे बच्चे के 99 आए, बहुत से नेताओं को भी देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपने बच्चों की परसेंटेज को 99, 98 वाह किया। और जो बच्चे 80 लेकर 75 लेकर बैठे थे, वो बड़ी हीन भावना से ग्रसित हो गए कि इनकी एडमिशन होगी। आप समझ रहे हैं? अब तो 100 के बाद ये लगता है 95 वाले की भी नहीं होने वाली है। और एचआरडी का नाम नई एजुकेशन पॉलिसी में एचआरडी बदल के जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। हाँ बोलिए, रोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोहित, फिर मैं एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक मिनट, अब रोहित स्क्रीन पर। अलका, एक मिनट, रोहित बोलिए। जी, अलका जी, देखिए, अलका जी हमारी बड़ी बहन है, वो पार्टियां बदलती रहती हैं। वो लगे, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने कहा था कि जो बीजेपी जब सरकार रही थी आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले, तब भारतीय जनता पार्टी के समय में नए कॉलेज खुले थे। शायद अलका जी भूल गए, कांग्रेस के समय नहीं खुले, मेरी बहन। एक बात, दूसरी बात, देखिए केंद्र सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। देखिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं इस पर, हमारी प्रायोरिटी है क्या? केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई? अच्छा बताइए ना मुझे। आप अभी फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस नहीं, पूरे देश में बताइए ना कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी। मैं आपको बता देता हूं, मैं संदीप जी बता देता हूं। आज देश के अंदर मैं आपको देश के अंदर अगर आप देखें, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे वो एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, लगभग आप देखिए पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हायर एजुकेशन को भी फोकस किया गया और स्टेट नहीं है ना आपके पास जवाब। मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। रोहित, एक मिनट। प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया सिर हिला रही थी उस वक्त। मैम, ये जो सिचुएशन है, देखिए, बच्चे बलि का बकरा, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बच्चे बलि का बकरा बन रहे हैं, अनावश्यक तनाव के अंदर आ रहे हैं। व्यवस्था हमने ऐसी बना दी, ये व्यवस्था की प्रॉब्लम है ना, बच्चों की दिक्कत थोड़ा है। 80% वाला, 85% वाला, 90% वाला, वो तो ऐसे हो गया जो हमारे जमाने में कि ये 3rd डिविजनर है या इसकी कंपार्टमेंट आ गई। सोच लिए कि एजुकेशन जो है ना एक प्रिविलेज है, ये राइट तो है ही। और हम समझते हैं एजुकेशन जो है नीचे पिरामिड की तरह है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कम जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर हम ऐसे ही सोच के चलेंगे तो इस तरह से तो हमने पहले माइंडसेट ही यही बना के रखा हुआ है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल आगे सोचते ही नहीं। पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने जो पिरामिड है इसको हम रेक्टेंगल की तरफ लेके आए। हम रेक्टेंगल की तरफ लेके आए, यानी कि हम इस तरह से करें कि हमारा हर बच्चा जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आ रहा है, हम तैयारी करें कि वो ऊपर भी जाए। हम एजुकेशन को प्रिविलेज या इलीट के लिए ना समझें, हम ये मान के चलें कि जो एजुकेशन है वो हर किसी के लिए है। दूसरी बात, आपने बहुत बढ़िया सवाल एक उठाया है कि सरकारें जो हैं वो जब नए कॉलेज खोल ही नहीं रहे और पेरेंट्स जो हैं वो एक नए तरह का दबाव बना रहे हैं बच्चों के ऊपर। आप कह रहे हैं कि आपको 100% मार्क्स लाने हैं, क्यों नहीं हम दूसरा तरीका ढूंढते, क्यों नहीं हम माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते जिसमें सक्सेस के पैरामीटर जो हो वो अलग हो। हम हर किसी को क्यों एक जैसा ही बनाना चाहते हैं? क्यों हमारा करिकुलम या जो हमारी सक्सेस का माप है वो हर किसी के लिए एक हो? एक जंगल के अंदर अगर शेर रहता है तो एक फिश भी रहती है। अगर हम सोचें कि जो शेर है उसको पेड़ पे चढ़ना है और मछली को पेड़ पे चढ़ना है या सबको ही तैरना है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे को ये देखना है कि हमारे बच्चों को हम अपना पेरेंट्स
टीचर और सब लोग अपना माइंडसेट चेंज करें। सक्सेस की परिभाषा जो है उसे हमें बदलना बहुत, और इसके बहुत, साथ सरकारों बहुत को भी तो जरूरी अपना है। माइंडसेट चेंज करना होगा ना। प्रोफेसर बिल्कुल, पंकज अरोड़ा, बिल्कुल, आप डीन रहे हैं एडमिशन ब्रांच के। सर, ये आपको नहीं लगता ये तमाशा हो गया है? ये मार्किंग सिस्टम भी हमारा क्या हो गया है? 100% मेरे 91 मार्क्स आए थे सर 30 साल पहले इंग्लिश कोर में। इंग्लिश इलेक्टिव होता था। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन इंग्लिश अक्रॉस द कंट्री। 91 नंबर, तब भी उसमें बड़ा ताज्जुब हुआ था, अरे भाई अंग्रेजी में 91 कैसे आ गए? पर अब ये अंग्रेजी में भी 100, पॉलिटिकल साइंस, अरे ये तो 8 सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस में आपके 100 कैसे आ सकते हैं? इकोनॉमिक्स में कैसे 100 आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव मार्किंग थोड़ा हो रही है, मुझे किसी चीज का आंसर देना है, हिस्ट्री में मेरे 100 कैसे आ सकते हैं सर? संदीप जी, देखिए, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसमें एडमिशन सिर्फ एक अंग है, उसका एक हिस्सा है। अगर हम एक अंग को ही सारी एडमिशन के टाइम पर एक यूनिवर्सिटी के जो इन्फ्लेटेड फर्स्ट लिस्ट आती है वो हर साल आती है, मैं इसीलिए आपसे ये Inflated मैं होती है। व्यापक सवाल पूछ रहा हूं कि हमने व्यवस्था क्या बना दी सर? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये व्यवस्था का ही दोष है। इतने सारे बोर्ड देश में जिनमें पैरिटी का भी इशू है, और जो जैसे हरजीत जी कह रही है कि सबके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आना या इंग्लिश ऑनर्स करना या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मछली तैरेगी और जानवर जमीन पर चलेगा। तो हर एक के अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज हैं जिनके अनुसार उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, पूरे देश के बच्चे दिल्ली आना चाहते हैं, अभिभावक बच्चों को दिल्ली भेजना चाहते हैं, दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सीलेंस का रिकॉर्ड है, और दूसरा कारण दिल्ली शहर का आकर्षण है। तो इसमें अगर ये इन्फ्लेशन जो 100% का है, इससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता। शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते, कहीं से भी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछले कितने सालों से कोई नए कॉलेजेस नहीं खुले। सब यूनिवर्सिटीज में कॉलेज नहीं खुले सर, जो मौजूदा कॉलेज है उनमें क्या सीट बढ़ी? वहां पर भी तो पैराफर्नेलिया या सीट बढ़ाई जा सकती है ना? सीट बढ़ाई गई है, लेकिन सिर्फ ओबीसी एक्सपेंशन और इकोनॉमिकली वीकर एक्सपेंशन जो मैंडेट था पार्लियामेंट का, उसके अंतर्गत बढ़ी है। लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, जिस अनुपात में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे अभी रोहित जी नई शिक्षा नीति का जिक्र कर रहे थे, तो नई शिक्षा नीति ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 26.5% है इस समय, इसको 10 साल में 2035 में 50% करने की बात करती है। और आपने जो बार बार बात उठाई कि 6% शिक्षा पर जीडीपी का खर्चा कब होगा, ये मांग 1964 के कोठारी कमीशन से पेंडिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम आज की बात करके किसी एक सरकार पे या 2 सरकार पे या तीसरी सरकार पे, ये तो 60-50 साल, शायद मेरे जन्म से पहले कोठारी कमीशन आया था और उसने ये संस्तुति दी थी, रिकमेंडेशन दी थी। आज भी हम उसको स्ट्रगल कर गए हैं। पहली बार शिक्षा नीति ने एक नीति के दस्तावेज में 6% जीडीपी को शिक्षा पे खर्च करने की बात कही है, लेकिन वो कैसे होगा, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये वास्तविकता होगी या एक राजनीतिक स्टंट होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर सांची 88% लाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट में हताश हो गई है, तो किसी भी बच्चे को किसी कॉलेज की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कॉलेजेस हैं वो इन बच्चों की तरफ देखें। नहीं, पर सर मेरा देखिए एक वैलिड पॉइंट है जो प्रोफेसर हरजीत भी कह रही थी, हमने एक पिरामिड बना दिया है। अरे भाई सांची वो 88%, 90% लेकर आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों ना हो उसका? ये हमने पिरामिड बनाकर ये एक कास्ट सिस्टम बना दिया, हैव्स हैव नॉट्स में बांट दिया है छात्रों को। 90% इज गुड इनफ मार्क्स, क्यों ना मिले उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई भी बच्चा, आपने अपना उदाहरण दिया, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। 63% मार्क्स 12th में लाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी, आगे ऑनर्स का कोर्स किया। आज शायद 63% के बाद तो बच्चा ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी शायद उसको सोचना पड़ेगा। नहीं, वो अभिशप्त हो जाएगा। पूरा समाज जो मिलकर बच्चों को घेरता है, मैं जानता हूं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, लेकिन जो बात यहां पर प्रोफेसर पंकज कह रहे थे ना अलका,
देखिए मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं, पर नहीं, किसी भी राजनीति राजनीतिक नहीं दल, किस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा रही है? कोठारी कमीशन का इन्होंने जिक्र किया, 1964 में आ गई थी रिकमेंडेशन की 6% लगाओ ना अपने सकल घरेलू उत्पाद का। किसने लगाया? देखिए, नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, उस समय जो जिक्र हुआ उसके बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय हो, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी तो खुली है। आज जो कुछ भी है तभी का है। जहां तक जीडीपी की बात है, जब देश की जीडीपी गड्ढे में गई है -23.5, अब कहां 23? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 64 से अब तक वो 6% जीडीपी का क्यों नहीं लगा शिक्षा में? सवाल ये है। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बजट बढ़ता है, सरकारें 7 साल से तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये जवाब 64 से बात हो रही है, ना आप पैदा हुई थी ना मैं पैदा हुआ था, पर वो नहीं हुआ। वही तो आपसे कह रही हूँ। लेकिन 1 मिनट संदीप जी, गंभीर मामला मुझे बताने दीजिए। ये जो बच्चे 2,80,000 एडमिशन नहीं पाएंगे, 77,000 हमारे पास सीटें हैं, 12 लाख बच्चों ने अपना 12th का एग्जाम दिया, 9 लाख वैसे अप्लाई नहीं किए, कहां गए? मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने 7 अक्टूबर इसी महीने को 24 यूनिवर्सिटीज को फेक यूनिवर्सिटी बताया है। ये जो बच्चे हमारे हैं ना, इनके शिकार हो जाते हैं। 24 यूनिवर्सिटीज, 8 जिसमें से उत्तर प्रदेश, 7 दिल्ली में और बाकी दूसरे राज्यों में चल रही थी। कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाखों रुपए की कोई फीस इन्होंने वो गिद्ध बैठे हैं, पैसा कमाते हैं, उनमें राजनेताओं का स्टेक होता है। जो ये यूनिवर्सिटीज चल रही हैं उनमें राजनेताओं का स्टेक होता है। ये झूठ बैठाते हैं लोगों को, फर्जी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, पैसा मार लेते हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। इनको फेक घोषित किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लाखों रुपए की फीस ली, इनको डिग्रियां बच्चों को दी और बच्चों की डिग्रियों को फेक बताया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी फेक हो गई। कौन दोषी है? किसने मजबूर किया कि बच्चे इन यूनिवर्सिटी फेक में जाएं? और जब वो एडमिशन ले रहे थे, 3 साल की पढ़ाई पूरी होगी, उसके बाद आपने यूजीसी ने इस साल 2020 7 तारीख को इन्हें जो है फेक अनाउंस कर दिया। मुझे लगता है अगर ये अंदर चंदा वंदा दे देते ना तो ये अभी तक जैसे चल रही थी पिछले 5 साल। नेताओं की हिस्सेदारी होती है ना, सीधा बोलिए। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, समाजवादी हो, बड़े बड़े नेता चलाते हैं ना ये यूनिवर्सिटी। तो सत्ता में भाजपा कार्रवाई करे, लेकिन आज भाजपा के शासन में हो रहा तो कार्रवाई कौन करे? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में अगर कुछ हुआ है तो कार्रवाई करे ना। नहीं, ये एक राजनीतिक एक इच्छा शक्ति होती है ना, वो नहीं दिखती है। अपराजिता, आप क्योंकि पेरेंट्स, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, माता पिता के मन में क्या होता है? देखिए बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं और कई बार माता पिता भी उनको परेशान करने का एक जरिया बन जाते हैं, उन पे भी दबाव होता है, लोग आसपास पूछते हैं। ये जो 100% पर आकर अटक गया, माँ बाप की रिएक्शन क्या है अपराजिता? देखिए, आप माँ बाप की रिएक्शन पूछेंगे क्योंकि ये समाज हम सबने मिलकर बनाया है। तो समाज में जब ये सेट हो चुका है कि 99 और 100% वाला ही बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा और उसका भविष्य सेट हो जाएगा, तो ये हम हैं जो उस समाज की रचना कर रहे हैं। तो माँ बाप की सोच भी इसलिए होती है क्योंकि एक माँ बाप को ज्यादा कंसर्न होता है अपने बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड। 100 ले लेगा तो मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाएगा। एक गो पे पूरा लाइफ डिपेंड करती है। और अगर बात करें कि जो समाज की जो संरचना चल रही है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर इसको हम देखते हैं, माँ बाप से 2 तरीके का डर है यहाँ पर कि बच्चे के मार्क्स कम आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इकोनॉमिकली जो हर माँ बाप जिसको बियर कर सकता है उसका कॉस्ट वो कर पाएगा, बट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा कंसर्न है, आप बहुत अहम पॉइंट उठा रही हैं अपराजिता। भाई मेरा बच्चा अगर उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया तो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, मेरे ऊपर खर्चा कम आएगा। प्राइवेट में जाऊंगा तो वो 50 गुना भी बढ़ जाएगा, 80-90 गुना भी बढ़ जाएगा। ये पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत का सबब है। जी संदीप जी, जैसे भी आपने बोला, हमें लगता है कि XYZ कोई भी, हम किसी सरकार को यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ये नेक्सस है जो नहीं चाहता यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस नंबर बढ़े। पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, हम लोग देख रहे हैं। सरकारों की मिलीभगत है ना, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रही। सरकारों की मिलीभगत है। इन प्राइवेट कॉलेजेस से सरकारी कॉलेज या सब्सिडाइज्ड एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। और ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है एजुकेशन की, ये कार्टल्स हैं, इनमें नेताओं की हिस्सेदारी है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ। ये एक तरह से आप इस मार्केट को समझिए, जो दुकानदार और ग्राहक वाला होता है, तो हमें पता है कि 99 या 100 लाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद के सारे ग्राहक
जैसे हमारे आंकड़े में बात हो रही थी 2,70,000, ये 2,70,000 बच्चों की खपत होगी प्राइवेट कॉलेजेस में। अब आप देखिए इकोनॉमी कैसे घूम रही है, और ये सिंपल है। ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। मैं फिर कह रही हूँ, जब तक यूनिवर्सिटीज का नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेगी, तो तब तक ये प्राइवेट जो कॉलेजेस खुले हुए कुकुर मुत्तों की तरह से जो हर साल खुल जाते हैं, ये हमेशा खुलते रहेंगे। और ये सरकार को देखना होगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से, अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 61 कॉलेज हैं, DU के अगर 61 कॉलेजेस हैं, कितने सालों में कितने प्राइवेट कॉलेजेस खुले और कितने सालों में कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज खुले, यही आंकड़ा साफ हो जाएगा। तो ये आंकड़े पैरा आपको दिखाते हैं कि ग्राफ प्राइवेट कॉलेजेस का बढ़ता है। तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आप ये ग्राफ DU के कॉलेजेस का बढ़ाएं, चाहे नंबर ऑफ आप मॉर्निंग के बाद इवनिंग कॉलेजेस चलाएं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। एक चीज मैं और देखती हूँ, अगर 61 कॉलेजेस हैं और 67,000 सीट्स हैं, तो यानी कि एक कॉलेज में 1000 सीट है, और यानी कि मेरे 70,000 बच्चों की खपत जारी है बस। और ये 70,000 सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 70,000 पूरे देश के हैं। 12 लाख लोग पास हुए हैं 12वीं में, जैसा अलका ने बोला। बिल्कुल। तो ऐसे में एक मिनट अलका, नहीं, मैं पहले रोहित से सवाल पूछ लूं। रोहित, मैं सीधा कह रहा हूं, ये सरकारें और तमाम सरकारें, अभी आपकी है, पहले और सरकारें रही, सरकारों की मिली भगत है जो ये कुकुरमुत्तों की तरह मशरूमिंग हो रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। सरकार पैसा नहीं लगा रही है एजुकेशन में, शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस की तादाद जानबूझकर नहीं बढ़ा रही है, उतना ही रखेगी। प्राइवेट कॉलेजेस और बढ़ेंगे, उनके पास कॉलेज में छात्र जाएंगे, वो उनसे जो फीस लेना चाहेंगे लेंगे। ये मिली भगत है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं क्या रोहित? संदीप जी, मुझे लगता है मिली भगत, जी संदीप जी, मिली भगत होती थी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और 1964 से आपने जब कहा है ना सिफारिश आई, तो उसको लागू नहीं किया गया। और आपने देखा न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की मोदी सरकार ने 64 साल बाद किया। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है संदीप जी। देखिए, आपने बात कहा GDP का 6%, किसने लागू किया? मोदी सरकार ने ही आके उसको लागू किया। और आपने लागू हुआ है, कहने में और करने में फर्क होता है ना। बात करी, जिस दिन 6% लग जाएगा उस दिन मान लूंगा। 13 नई यूनिवर्सिटी। संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपके प्रश्न का। संदीप जी बोलने तो दीजिए, बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। 11 स्टेट्स के अंदर 13 नई यूनिवर्सिटीज का ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है। 3600 करोड़ रुपए ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। 8,500 करोड़ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है। काम शुरू हो चुका है। 36 महीने के अंदर उसको पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार उस पर लगी हुई। आपने पूछा क्या किया है? 7 नए IIT, नए 7 IIM, 14 ट्रिपल IIT की बात करी जाए, उसके बाद IIM क्या कहते हैं, एम्स देख लीजिए, उसके अलावा 103 केंद्रीय विद्यालयों, ये सब चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए जितना मोदी सरकार के समय में काम हुआ है, 13 महीने आपको नई यूनिवर्सिटीज में 61 कॉलेज थे, 61 रह जाते हैं। इस पर रोक लगाने का, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार लाई है, उसी को ध्यान में रख के लाई है। नहीं, ये दावे देखिए, जब तक हकीकत में तब्दील नहीं होंगे, मैं दावों को दावा ही मानता हूं। क्या कह रहे संदीप जी? मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं ये सीधी सी बात कर रहा हूं। संदीप जी, दावे नहीं है। 36 महीने के अंदर उसको काम पूरा जब हो जाएगा देख लेंगे। नई यूनिवर्सिटीज है 11 स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स के नाम बता देता हूं, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। 11 स्टेट्स के अंदर 13 यूनिवर्सिटी है। आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी बीजेपी मीडिया सेल ने, पहले नहीं आपके पास जानकारी थी। कोई बात नहीं, जब हो जाएगा मैं बिल्कुल ताली भी बजाऊंगा। पर मैं अपने सवाल पर जस का तस कायम हूं। 1 मिनट अलका लांबा, 1 मिनट अलका, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। ये सरकारों की और प्राइवेट एजुकेशन का जो ये माफिया है, इनकी मिलीभगत है कि कॉलेजों की तादाद नहीं बढ़ती। ये 100% की कट ऑफ का खेल चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे यहां नहीं आ पाएंगे उनको जाना पड़ेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। संदीप जी, वो प्राइवेट में भी तो पैसे वाला ही जाएगा ना। Exactly. का बच्चा कट ऑफ में नहीं आएगा, वहां तो वो भी नहीं जा पाएगा। आप समझ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो फर्जी है, ये सरकार बताती है 5 साल बाद जब फीस लेकर, डिग्री लेकर वो बाहर आते हैं। अब EWS की मैं बात करती हूँ सिर्फ आपसे।
दिल्ली के अंदर या देश के अंदर जहाँ निजी स्कूल खोले जाते हैं वहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे में, चाहे सरकारी प्राइवेट अस्पताल हो, दोनों में ईडब्ल्यूएस कोटा अप्लाई होता है कि अस्पताल निजी हो, इतने बिस्तर आपको गरीब के लिए रखने हैं और आपको स्कूलों में रखना है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में, निजी यूनिवर्सिटीज में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोड़ियों के दाम पर, एजुकेशन के नाम पर निजी लोगों को जमीनें दे रहे हैं और लगातार इनका जो है जाल बैठा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, खुलकर कह रही हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा था तो 7 साल से भाजपा केंद्र में कार्रवाई करे, कार्रवाई करे। आप लोगों का चक्कर ये है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में मुद्दे की गंभीरता गायब हो जाती है। संदीप जी, मैं तो चुनौती दे रही हूँ, अगर कांग्रेस का था तो कार्रवाई करिए, सत्ता में आप है और आप अगर कर रहे हैं तो कौन कार्रवाई करेगा? ठीक है, एक मिनट प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, एक सेकंड। प्रोफेसर पंकज, देखिए राजनीतिक चिल्पों में क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस पर, विपक्ष पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाएगा, मुद्दा फिर गुम हो जाएगा, वो दावे कर दिए जाएंगे, कुछ कुछ सब्ज बाग दिखा दिए जाएंगे। दरअसल व्यवस्था में एक प्रॉब्लम है और ये सबको सोचने समझने की जरूरत है ना। इसमें माँ बाप भी शामिल हैं, इसमें आप जैसे लोग भी, शिक्षाविद भी शामिल हैं, इसमें सरकारें भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, पर हमारा कंसर्न भी है क्या? प्रोफेसर पंकज, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई। प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया, आप ही दें इस सवाल का जवाब। कि हमारी जो राजनीतिक सोच है ना, कि हमें और कॉलेज खोलने हैं और हमारे को और भी अपने आप को बच्चों के लिए नए नए प्रावधान देने हैं। जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को वो सब चीजें, सुविधाएं मुहैया कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम आगे के टीचिंग लर्निंग के अंदर भी इतने सारे, आप देखिए इतने सारे भेदभाव हैं। जैसे पंकज जी ने शुरू में कहा कि हमारा जो है एडमिशन एक एस्पेक्ट है, जो बच्चा दाखिल भी हो जाता है ना, तब भी ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि जो आपने बच्चों को दाखिल कर लिया, उनके पास वो सब चीजें नहीं हैं जो एक छात्र को जरूरी है। एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि अवेलेबल करा दीजिए, एक्सेस के अंदर ही सक्सेस होनी चाहिए। जब तक आप बच्चों को दाखिल करने के बाद भी चुनिंदा जो आपने 100% वाले लिए, उसमें से भी अगर आप देखें तो कितना ड्रॉप आउट रेट जाता है। फिर अभी जो अलका जी कह रही थी कि निजी संस्थानों में क्यों नहीं हमने 25% अभी तक भी उनके लिए हमने रिजर्व किया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है। सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना मैम, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अपराजिता गौतम, हाँ, पर क्या देखिए, हमने ये कार्यक्रम इसीलिए भी किया है, क्या आप, क्योंकि आप दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, पेरेंट्स के साथ भी एक काउंसलिंग, देखिए बच्चों की बहुत काउंसलिंग हो गई, पेरेंट्स की काउंसलिंग का भी वक्त आ गया है क्या, कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव मत बनाइए। ये स्थिति है, उनको भी हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था, उसका पूरा ढांचा समझ में आना चाहिए। अब पेरेंट्स की भी काउंसलिंग का वक्त आ गया है क्या? जी, बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम तो आज के शो में कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जब पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा नर्सरी में है, उसको एक्स्ट्रा आर्ट्स की ट्यूशन पढ़वानी है, या बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो तब हमें हैरानी होती है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा क्यों इंसिक्योर हो रहे हैं और इतने ज्यादा क्यों बच्चों को प्रेशर में डाल रहे हैं कि एक मात्र 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसमें भी उसको एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए, ट्यूशन के लिए ये लोग फोर्स करने लगे हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की बात अगर आप बिल्कुल, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग पूरे समाज की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा था आज मैं थोड़ा विघ्न डालने वाला हूं आपके संडे में। लेकिन साची बेटा, एडमिशन आपका हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। और अभी बहुत लंबी लड़ाई आपको लड़नी है, ये जिंदगी अभी शुरू हुई है, अभी स्कूल से आप निकली हैं, तो घबराना मत बेटा। घबरा तो नहीं रही ना? नहीं सर। हाँ, that's like a brave girl। और किसी से डरना मत, कोई दबाव डाले, कोई रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए कि मैं I'll handle myself। सर
यस सर, लेकिन सर हमारे जो पेरेंट्स हमारे पर प्रेशर डालते उसका रीजन ये भी तो है कि हमारी डीयू के इतने हाई कट ऑफ जाते हैं कि बच्चा अच्छे से करे, अच्छे कॉलेज में जाए, उसे इसीलिए संदीप जी उनकी भी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। सांची का कनेक्शन कट गया, पर सांची बेस्ट विशेस फॉर यू, यू विल हैव अ ब्रिलियंट करियर, उसकी चिंता मत कीजिए। सरकारों को और हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको चिंता करनी चाहिए शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। अनावश्यक दबाव कतई मत बनाइए, हमारी व्यवस्था ऐसी है, ये पिरामिड बन गया है, जो प्रोफेसर हरजीत ने भी कहा है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, ड्रिवन बाय फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली